Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली हम साइकोलॉजी की एक मेजर फील्ड पे बात कर रहे हैं जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से उनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेकंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, थर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिफ्थ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये 5 डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट प्लान को भी डिटेल में डिस्कस किया है। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोटर स्किल्स पे बात की थी, जिसको हमने 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड सेकंड वन इज़ फाइन मोटर स्किल्स। तो मोटर डिसऑर्डर्स में बेसिकली इंडिविजुअल के मसल्स एंड बॉडी की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती, कुछ मूवमेंट्स रिपीट हो रही होती हैं और कुछ मूवमेंट्स सडन होती हैं। इस वजह से हम मोटर डिसऑर्डर्स को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। First one is developmental coordination disorder, second one is stereotypic movement disorder and the third one is tic disorder. इन तीनों डिसऑर्डर्स का मेजर डिफरेंस भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन ईच डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसको DCD भी कहा जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया ए इज़ एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन। अब एक्विजिशन क्या होती है कि किसी भी स्किल्स को लर्न करना, गेन करना। फॉर एग्जांपल लर्निंग टू राइट, कि लिखना कैसे है। और एग्जीक्यूशन क्या है? परफॉर्मिंग और कैरिंग आउट द स्किल। आपने लिखना सीख लिया, अब आपने किस तरह से क्लियरली राइटिंग करनी है, उसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी अमल करना, परफॉर्म करना। तो एक्विजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स। अब कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स क्या होती हैं? वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं स्मूथली एंड एक्यूरेटली। जैसे अभी हमने बात की कि फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है? जब हम रन कर रहे होते हैं, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी एज अ होल मूव कर रही होती है, जिसमें हमारे मसल्स भी मूव कर रहे होते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी मूव कर रहे होते हैं। जबकि फाइन मोटर स्किल्स में क्या होती हैं? स्मॉल मसल्स मूवमेंट हो रही होती हैं। ठीक है, तो जो मोटर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें बच्चे ना तो एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे होते हैं और ना ही उनकी एग्जीक्यूशन होती है कोऑर्डिनेटेड मोटर स्किल्स की, या फिर जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेड एज से बिलो होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 ईयर का जो बच्चा होगा वो अच्छे से पेंसिल होल्ड करने के साथ साथ ABCD क्लियरली राइट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 to 5 ईयर्स का जो बच्चा है वो अच्छे से वॉक कर सकता है, रनिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे को मोटर डिसऑर्डर्स होगा या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होगा, वो बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता, बल्कि अपनी एज से थोड़ा सा स्लो होता है। अब चूँकि उसके मसल्स और बॉडी एक साथ मूव नहीं कर पा रहे, तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, कटलरी का यूज़ नहीं कर पाएगा, हैंड राइटिंग नहीं सही होगी उसकी, वो बाइक नहीं राइड कर सकेगा और ना ही किसी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकेगा। क्राइटेरिया बी इज़, अब जितने भी क्राइटेरिया ए में हमने मोटर स्किल्स डेफिसिट पढ़े हैं, वो कॉन्टीन्यूसली बच्चे की जो लिविंग के लिए, डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, बच्चा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा, खुद का ख्याल नहीं रख पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और ना ही बच्चों के साथ खेल सकेगा, क्योंकि उसकी मसल्स, उसकी बॉडी एक साथ मूव ही नहीं कर पा रहे। क्राइटेरिया सी इज़ के ये सिम्टम्स जो हैं अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंडर रखते हैं और इसी वजह से इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। सो क्राइटेरिया डी इज़ के ये जितने भी डेफिसिट्स हैं ये किसी और डिसऑर्डर्स की वजह से नहीं होने चाहिए।
फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में बच्चे का आईक्यू लेवल लो होता है। तो आईक्यू लेवल लो होने की वजह से बच्चा डेली टास्क को या सेल्फ केयर को नहीं कर पाता। तो अब आपने यह ख्याल रखना है कि बच्चे का आईक्यू लेवल लो तो नहीं है। अगर तो बच्चे का आईक्यू लेवल ठीक है, फिर भी वो उसको काम करने में इश्यू आ रहा है, तो इट्स मीन कि मोटर स्किल्स डेफिसिट्स हैं उसके। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। ऐसा ना हो कि बच्चे को देखने में कोई इश्यू हो, जिसकी वजह से वो टास्क को परफ़ॉर्म ना कर पा रहा हो। अगर उसकी विजुअल भी ठीक है, तो भी हमारा फ़ोकस जाएगा कि इसको मोटर स्किल्स डेफिसिट्स हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखना है, बच्चे को कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी ये सारी मूवमेंट अफ़ेक्ट हो रही हैं। इसी वजह से हम लोग बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि बच्चे को एग्ज़ैक्टली क्या इश्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।